जी। तो आज हम बात करेंगे बेटा वेपर प्रेशर के हवाले से। तो क्या कोई मुझे बता सकता है वेपर प्रेशर क्या होता है? कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में हो वेपर प्रेशर का तो काइंडली शेयर कीजिएगा। किसी को पता है वेपर प्रेशर के बारे में? बेटा आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या वेपर प्रेशर के बारे में आप लोगों को कोई आइडिया है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसा होता है? मतलब उसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जरा मुझे थोड़ी सी वजाहत दे दें वेपर प्रेशर की, तो आप मुझे क्या वजाहत दे सकते हैं वेपर प्रेशर की? कोई भी, जो भी समझ में आता है बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर, पानी के जो वेपर्स बनते हैं उनमें कितना प्रेशर होता है ऊपर जाते वक्त? वेरी गुड। ठीक है। पानी के जो वेपर्स बनते हैं, पानी नहीं, देखो इसमें पानी अगर हम कह दें ना तो हम बात सर को, स्टीम। नहीं नहीं स्टीम नहीं, हम बात को ना बहुत ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि स्पेसिफाई कर देंगे। हाँ, मिसाल हम पानी की देंगे, समझाएंगे पानी से ही, लेकिन वेपर प्रेशर तो बेटा हर लिक्विड का होता है ना। जो भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसका वेपर प्रेशर सर है। हम बताएं। तो आपका जवाब सही था वैसे, बस पानी का लफ्ज थोड़ा सा मशकूक था। जी बेटा बताएं क्या क्या बता रही हैं। सर जो प्रेशर वेपर से बाहर निकलता है इक्विलिब्रियम में, वो लिक्विड स्टेट में बन जाता है, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। सही है, जवाब थोड़ा मॉडिफाइड था लेकिन थोड़ा दरम भरम भी था। खैर कोई बात नहीं, अच्छा जवाब था। तो बात करनी है बेटा वेपर प्रेशर के हवाले से ना। अच्छा, वेपर प्रेशर पर जाने से पहले थोड़ा सा प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज प्रेशर, इसको समझना जरूरी है। तो प्रेशर यार आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा होगा मैट्रिक में, फिजिक्स में। तो है किसी के जहन में कि प्रेशर क्या होता है? बेटा आवाज आ रही है? जी सर। बेटा मैं पूछ रहा हूँ प्रेशर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था तो कुछ आइडिया है प्रेशर के हवाले से? जवाब फौरन फौरन दिया करो, तो मैं सोचा सुनने के वक्त थोड़ी है। जो भी समझ में आ रहा है बोलो, सही जवाब थोड़ी चाहिए, जवाब चाहिए, गलत भी बोलोगे तो चलेगा, कोई मसला थोड़ी है। सर दबाव। ठीक है। फॉर्मूला पता है किसी को प्रेशर का? सर फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट एनी ऑब्जेक्ट। नहीं 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 नहीं, ठीक है ये बात तो सही फोर्स है फोर्स अप्लाइड, बट पूरा मुकम्मल नहीं हो रहा फॉर्मूला। फोर्स अप्लाइड ऑन एन यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक शीट है, इस शीट के ऊपर, इस शीट का जो एरिया है वो फॉर एग्जांपल इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब मैं इस शीट के ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पर 1 न्यूटन की फोर्स लगा दूं फॉर एग्जांपल, तो इस शीट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो फोर्स 1 न्यूटन है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज है प्रेशर। जब हम, सर आपकी वीडियो बहुत अटक रही है। वीडियो अटक रही है, अब कुछ बेहतर है? जी सर। कुछ बेहतर है अब? क्योंकि जब मैं वीडियो के लिए जरूरी है कि मैं कुछ लिखूं। आवाज मेरी सही आ रही है? सर आवाज जी तो सर। सही आ रही है, पर वो जो
लिखा। अगर बेटा मेरी आवाज सही आ रही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो जो है वो वीडियो का मतलब ही हल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, सही। जब हम किसी लिक्विड की या किसी गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो वहां पर हमारा मकसद क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैस है, मैं अभी एक गैस की बात कर रहा हूँ, कोई भी XYZ गैस है, वो गैस एक कंटेनर में। अच्छा, आपको पता है कि गैस के पार्टिकल जो है वो रैंडमली इधर उधर होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस। गैस का जो प्रेशर है वो क्या है कि जो गैस का मॉलिक्यूल है ये जब आकर इस दीवार से टकराएगा तो टकराते वक्त ये कोई ना कोई फोर्स इंसर्ट करेगा इस दीवार पर। फिर ये मॉलिक्यूल भी यही काम करेगा, ये मॉलिक्यूल भी यही काम करेगा, मतलब तकरीबन सारे मॉलिक्यूल एक जैसा ही काम करेंगे। यानी कि जो मॉलिक्यूल भी जिस दीवार से टकराएगा वो उस दीवार पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स को जो मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल के टकराने से लग रही है, सारे मॉलिक्यूल के टकराने से, उस सारी फोर्स को जमा करके हम एक कंबाइंड फोर्स बना लेते हैं। और उस कंबाइंड फोर्स को जब हम उस वॉल के या उस कंटेनर के एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें उस गैस का प्रेशर पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा सेम अगर यही फिनोमिना मैं वेपर प्रेशर के लिए अप्लाई करूं, जैसे ये कोई लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर, मैं हीट कर रहा हूं। जब हीट करूंगा तो आपको ये बात पता है कि सर ये अगर लिक्विड है और फॉर एग्जांपल इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो सर इसके जो मतलब लिक्विड जो होगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर वेपर्स बनकर सर उड़ेगा, ऊपर जाएगा। अब यहां पर लगा हुआ है ढक्कन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेपर्स होंगे ये यहां ऊपर जाकर इस ढक्कन से टकराएंगे। जब ये वेपर्स इस ढक्कन से टकराएंगे तो ये वेपर्स इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब जितने भी वेपर्स हैं उन तमाम वेपर्स की मैं इस फोर्स को कलेक्ट कर लूं, ऐड कर लूं, ऐड करके उस फोर्स को इसके ऊपर यानी कि मॉलिक्यूल मतलब इस सब प्लस कर लूं सारे वेपर्स की फोर्स को और इस ढक्कन के एरिया से डिवाइड कर दूं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। अब ये जो फोर्स थी ये किसकी थी, ये वेपर्स की थी। तो नतीजे में जो प्रेशर आएगा वो क्या प्रेशर कहलाएगा, वो प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। बात समझ में आई। यस सर, आ गई। कोई सवाल या कंफ्यूजन इस बात में। सर इस तरह से तो हम सर इस तरह से तो हम किसी चीज का प्रेशर मालूम कर सकते हैं ना। हाँ, किसी भी चीज का देखो यहाँ पर मसला ये है कि उसका वेपर होना जरूरी है ना, यानी कि उसका गैसियस स्टेट में होना जरूरी है। अभी जो ये कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट तो इतिहास से, तुम किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो वो थोड़ा सा अगर क्लियर कर दो तो मैं मजीद शायद बेहतर जवाब दे सकूं। सर ये जो आपने एग्जाम्पल दिए कि वाटर वेपर्स जो है वो ये जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ है इसमें है, तो इस तरह से अगर इसका हमें एरिया पता चल जाए और फोर्स पता चल जाए तो हम दोनों को डिवाइड करके प्रेशर मालूम कर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर मैं सकते हैं। आपसे पूछ रहा हूँ कि इस तरह से हम प्रेशर भी मालूम। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। आवाज आ रही है। आ रही है सर। ओके ओके, हाँ तो बेटा बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और ऐसा किया जाता है। मतलब जो भी डिवाइसेस होती हैं, जो जैसे बैरोमीटर है या कोई भी प्रेशर मालूम करने की डिवाइस है, तो प्रेशर मालूम करने की डिवाइस कैसे प्रेशर मालूम कर लेती है, उसके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होता होगा ना। तो वो मैकेनिज्म बेसिकली इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बना हुआ होता है कि वो फोर्स और एरिया को कैलकुलेट करके उन दोनों को डिवाइड करके आपको प्रेशर बता रही होती है। ठीक है, सर अगर ढकना नहीं होगा तो फिर तो प्रेशर हम पता ही नहीं कर सकते। बेटा बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखो वेपर का किसी एरिया में होना जरूरी है ना प्रेशर के लिए। मतलब ये है कि देखो ढक्कन नहीं है। उफ, एक मिनट, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हुआ है बेटा, एक मिनट रुकिए।
जी। तो देखो, अगर यहाँ ढक्कन नहीं है जैसा आपने कहा, ठीक है, अब ढक्कन नहीं है तो क्या वेपर्स इस जगह पर रुकेंगे या नहीं? नो सर। नहीं रुकेंगे ना। अच्छा, जब वेपर्स यहाँ रुकेंगे नहीं तो वेपर्स हवा में चले जाएंगे। अब जब ये यहाँ रुक नहीं रहे तो फोर्स भी एक्सर्ट नहीं कर रहे। जब फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर कैसे मालूम होगा या प्रेशर कैसे आएगा? तो इस कॉन्सेप्ट के लिए, वेपर प्रेशर की बात के लिए, तो जरूरी है कि वेपर को कंटेन किया जाए, किसी चीज में वेपर को लाया जाए। अगर वेपर कंटेन नहीं हो रहा तो इट मींस आप वेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है? ठीक है सर। जी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलेंगे। ले लिया सर। ले लिया सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पर। वेपर प्रेशर अगर आप लोगों को समझ में आ गया, उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फैक्टर्स के ऊपर चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर पर असरअंदाज हो सकते हैं आपके अंदाजे से? कोई भी 2-4 बता दीजिए। टेम्परेचर। वेरी गुड एयर। सर, सबसे पहला तो टेम्परेचर है, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर मैं टेम्परेचर, आपने जैसा मुझे बताया कि सर टेम्परेचर असरअंदाज होता है, तो टेम्परेचर वेपर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनवर्स? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट रिलेशन होगा बेटा, वेरी गुड। वेपर प्रेशर से टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, अगर टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का ज्यादा है, यानी कि आप उसको हीट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो वेपर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिकली वेपर भी कम बनेंगे। जब कम वेपर होंगे तो कम प्रेशर होगा, ज्यादा वेपर होंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। जी सर। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? सर आपके मास साथ? ऑफ लिक्विड। नहीं नहीं नहीं, हाँ, देखो, मास ऑफ लिक्विड भी जो तुमने सोचा है वो है तो बड़ी मजेदार सी बात, लेकिन हम फिलहाल मास ऑफ लिक्विड की बात नहीं कर रहे, हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मास ऑफ लिक्विड जो है ना वो अगर मैं अभी बताना शुरू करूंगा तो मैं बहुत आगे कहीं निकल जाऊंगा, इसलिए मैं मास ऑफ लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा कंसेंसस वाला पॉइंट है। तो आपके हिसाब से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर पे क्या असरअंदाज होगा? यानी कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम होगा सर। अच्छा, क्यों कम होगा? सर वो फोर्स ज्यादा होगी तो उनको मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कह तो सही रहे हो, वो अपनी बात को जरा ना वजाहत देना भी अच्छा करो, उसको जरा आहिस्ता आहिस्ता अच्छा करेंगे। देखो, बात ये है कि सर एक लिक्विड है, ठीक है,
उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक है, और एक लिक्विड है सर जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो कमजोर लाइटली पैक है यानी कि लूजली पैक है। अब मैं दोनों को एक बराबर हीट दूं तो जो लूजली पैक होगा उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे और जो टाइटली पैक होगा उसके कम वेपर बनेंगे उसी सेम हीट पर, क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हीट ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन मैं हीट तो कांस्टेंट दे रहा हूं, तो इसका वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास ज्यादा होती हैं बेटा, उनका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, और ऐसा जो लिक्विड जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर होती हैं या कम होती हैं तो उनका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। सही है बेटा, बात समझ में आई? कोई सवाल या कंफ्यूजन इसमें? नो। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? नो कोई तो होगा यार, बता दो। देखो सर आपकी मास ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। नहीं मेल्टिंग तो देखो बेटा, मेल्टिंग तो सॉलिड्स पे रहता है ना, वहां पे वेपर्स का कहां से काम आ गया? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इज कंसिडरेबल, वेरी गुड, बॉइलिंग पॉइंट इज कंसिडरेबल। तो इसको मैं कर लेता हूं काइंड ऑफ लिक्विड। काइंड ऑफ लिक्विड जो है बेटा वो भी के काइंड ऑफ लिक्विड की जगह इसको भी हम बॉइलिंग पॉइंट ही कह देते हैं। सही कह रहे हो तुम लोग। अच्छा, अब जरा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट से वेपर प्रेशर इनवर्सली होगा या डायरेक्टली होगा? इनवर्सली सर। डायरेक्टली। अच्छा, इनवर्सली की वजह बताना। सर क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा, मतलब इतनी देर में ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस कर लेगा ना, वेरी गुड, और जिसका ज्यादा होगा वो कम करेगा। जी वेरी गुड। अब्दुल गासिफ बेटा, वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। रीजन क्या है कि सर कम बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ज्यादा होना? बेटा सिंपल सी बात है, देखो किसी भी लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो किसी भी लिक्विड के मैक्सिमम वेपर्स कब होते हैं? जब वो बॉईल हो रहा हो। मैक्सिमम वेपर्स तो तभी होते हैं ना जब वो बॉईल हो रहा हो। तो अब बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, 50 है, 60 है, तो वेपर्स बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर उसी लिक्विड का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर 500 और 600 हो जाएगा तो अब आहिस्ता आहिस्ता वेपर बनेंगे ना। ये बात समझ में आई है मेरी? यस सर। अच्छा, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं साथ में जरा बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे चलेंगे। ले ठीक है, ठीक है बेटा। सर एक मिनट ले रहा हूँ, स्क्रीन सामने नहीं आ रही है। यार मेरी स्क्रीन सामने नहीं है तो क्या सामने है? सर वो हमारे का ना वो आ रहा था, ये जा रहा था। बेटा मेरी वीडियो को पिन किया करो, तुम लोग मेरी वीडियो को पिन करोगे तो मेरी ही वीडियो रहेगी, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। लेकिन अगर तुम लोग मेरी वीडियो को पिन नहीं रखोगे ना तो जो भी बोलेगा उसकी स्क्रीन सामने आ जाएगी। ठीक है, मिटाऊं? यस सर। अच्छा जी, अब वेपर प्रेशर से रिलेट करते हुए एक
टॉपिक है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, मुझे जरा आप में से कोई मुझे जरा बताए कि आपके जहन में क्या है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। सर लिक्विड का वो पॉइंट जहाँ पे बॉईल शुरू होने जाए, बॉईल होना शुरू हो जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है सर, लिक्विड का वो पॉइंट जिस पर लिक्विड जो है वो सर बॉईल होने लगे तो उसे हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सही, गुड। लेकिन एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, या ये कह लो कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, जो हम 9 क्लास में बच्चों को बताते नहीं है, जबकि किताब में लिखी हुई वही है। द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to external atmospheric pressure। सर हमारा को इन कर लें। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, किसी भी शख्स को आज के बाद से कभी भी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये नहीं बताना कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉईल होने लग जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किसी शख्स को मत बताना। कोई बच्चा पूछे तो बोल देना खैर हो गई, लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा हो ना तो उसको कम से कम नहीं बोलना, अच्छा नहीं लगेगा यार, है सही है ना। अब समझो कि बॉइलिंग पॉइंट असल में क्या होता है। देखो, ये कंटेनर में मेरे पास एक लिक्विड है, वाटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इस वाटर को हीट कर रहा हूं। अभी इस वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो पता है किसी को कितना होता है? नहीं पता क्या? नो सर। अच्छा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा वो प्रेशर जो हवा का हम पर है, यानी कि जो हवा ने हम पर क्रिएट किया हुआ है ना, उस प्रेशर को एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो वो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 टॉर ये होता है। ये हवा का वो प्रेशर है जो आप पर, मुझ पर, इस दुनिया की हर जानदार पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमने इसके ऊपर एक कैप लगा दिया और उस कैप के ऊपर प्रेशर कितना है? 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर। 30 डिग्री सेल्सियस से मैंने इसको हीट करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर पहुंच गया 40 पर। शुरुआत जब हुई तो शुरुआत में यानी कि 30 डिग्री पर जो वेपर प्रेशर था वो था 0.01, बल्कि 0.1 था मान लो। 40 पर आया तो ये हो गया 0.2, फिर यहां से 40 के बाद गया 50 पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो गया 0.3। 50 के बाद गया ये 60 पर, मान लो ये हो गया 0.4। इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक वक्त आया कि टेम्परेचर पहुंच गया 90 पर। अब 90 डिग्री सेल्सियस पर इस लिक्विड का यानी कि इस पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 0.9 एटमॉस्फेयर है। और एक्सटर्नल कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। मैं इसको मजीद हीट करूं, जैसे ही ये 100 पर आया
वैसे ही इसका वेपर प्रेशर इस लिक्विड का यानी कि वाटर का कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो गया। जैसे ही ये 1 एटमॉस्फेयर हुआ, वैसे ही ये ऊपर वाले यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो गए। जिस स्टेज पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसके हवा का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के यहां पर वेपर बन रहे होंगे ना वाटर के, आहिस्ता आहिस्ता वेपर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और प्रेशर में इंक्रीमेंट लगता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर इतने वेपर्स बन चुके होंगे कि उनका कलेक्टिव प्रेशर, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। दोनों प्रेशर इक्वल हो गए। जिस टेम्परेचर पर दोनों प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग। बात समझ में आई? सर आपने बताया था कि अगर कैप ना लगा हुआ हो किसी कंटेनर हाँ। में तो प्रेशर ही नहीं होता, तो फिर वो बॉईल ही नहीं होता। नहीं होता है बेटा, फिर भी हो सकता है। वो कैसे होगा फिर से? बेटा वो ऐसे हो सकता है कि देखो उसमें ना, जैसे ये वाटर की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो हमारी हवा मौजूद है ना, वो इटसेल्फ ढक्कन का काम करेगी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। यानी कि पहले बहुत सारे वेपर जो है वो हवा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, खा जाएगी, फिर जाकर वो ये ढक्कन वाला काम शुरू करेगी, ये इस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर। तो आपने अगर घर में भी आप ये प्रैक्टिस करके देख लो भले ही, कि किसी कंटेनर में पानी रखो और उस पर ढक्कन लगा दो, तो वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। और उसी कंटेनर में उतना ही पानी रखो लेकिन उसको ढक्कन नहीं लगाओ, तो वो बहुत देर में जाकर बॉयल होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि वहां पर ये जो प्रेशर होता है, यानी कि ढक्कन वाला फिनोमेना बहुत देर में आता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, जी सर। बात समझ में आई? कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को अगर है तो वो पूछ सकता है। क्या कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को है तो वो पूछ ले। नो सर। ठीक है, अच्छा देखो, डेंसिटी, इफ्रा क्या कह रही है, डेंसिटी क्या? इफ्रा, इफ्रा बेटा आवाज आ रही है? खैर, अच्छा बेटा देखो, आज की क्लास फिलहाल हम यही माइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करके एक साइंटिफिक रीजन भी आता है, और इसके अंदर अभी थोड़ी सी मजीद मुझे बात और करनी है, लेकिन चूंकि टाइम आज इतना भी है नहीं, तो इसलिए मैं आज की क्लास फिलहाल इसी स्टेज पर वाइंड कर रहा हूँ। तो कल आप मुझे लाजमी याद दिलाएगा कि मैं बॉइलिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करूँ बात को। अगला टॉपिक इसके बाद एवापोरेशन का है, लेकिन एवापोरेशन बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बॉइलिंग पॉइंट की कुछ जो बातें वो कंप्लीट करूंगा, तो मुझे कल याद दिला दीजिएगा लाजमी तौर पर। ठीक है बेटा, कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर नहीं है तो बता दें, और अगर है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बाकी बात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।